बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, नावक न्यूज़ टॉक शो लेकर आपकी खिदमत में हाजी मुमताज़ हुसैन मुमताज़ हाजिर है। और आज हमारे दो मेहमान, दो शख्सियात ऐसी बैठी हुई हैं, एक का तल्लक सियासत से है और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनका एक बड़ा अटक में और पूरे पंजाब में उनका एक बड़ा अच्छा नाम है। मैं जब तारफ़ कराऊंगा तो वो तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले मैं तारफ़ कराता हूँ शेख निसार अहमद साहब, जो साबका कौंसलर बल्दिया अटक हैं। वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शेख साहब, शुक्रिया आपकी आमद पर। उनके साथ बहुत ही प्यारे भाई हमारे राशिद रहमान साहब, अंजुमन ताजरान के सदर है अटक के, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ताजरान पंजाब के साथ हैं। और इनके साथ बड़ा एक जो रास्ता था हमवार करते करते आज ये इस स्टेज पे आए हैं कि पंजाब को भी इस वक्त साथ साथ चला रहे हैं। और ये एक बड़ी अच्छी बात होती है हमारे लिए कि हमारे अटक का कोई भी नुमाइंदा इस वक्त पंजाब के अंदर बैठा हुआ है और मरकज़ के अंदर बैठा हुआ है। ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। तो मेरा पहला सवाल जो है आज वो शेख साहब से है। शेख साहब, आपने बड़ा अच्छा एक टेनोर गुजारा। अभी 31 को आपका ख़त्म हुआ है बल्दियात का जो सिस्टम था, उसमें अपोजिशन लीडर थे आप। बड़ा एक दौर आपने गुजारा, जो जितना भी टेनोर था कम था, लेकिन बड़ी अच्छी आवाम की खिदमत भी की उसमें, जो नज़र आ रही थी। और बड़े अच्छे जो एक सिलसिले को आप लेके चले, इक़्तिदार पार्टी को भी और फिर अपोजिशन के जो मेंबरान थे उनको बड़ा खुश असलूबी से आपने उस हाउस को चलाया। अब जो मज़ीद बल्दियात के जो इलेक्शन कुछ गहमा गहमी आ रही है, तो उसमें क्या आप बल्दियात का इलेक्शन लड़ेंगे? शुक्रिया जी ताज साहब, आपने हमें आज मदऊ किया अपने स्टूडियो में एक अच्छे मौजू पे बात करने के लिए। आपने तारफ़ कराया मेरा सियासी लिहाज से और राशिद साहब का कारोबारी सियासत तजारत के लिहाज से। लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि हम सियासत की फील्ड में हैं, हम बड़े कमज़ोर सियासतदान हैं। लेकिन अटक की सियासत, सिटी की सियासत में राशिद साहब की जो मकाम है वो बहुत ज़्यादा है। इनके वालिद साहब इन्हें सटक शहर की इतनी खिदमत की है कि मैं समझता हूँ लोग एक लंबे अरसे तक उन्हें भूल नहीं सकते। और वो भी खुद भी अल्लाह के फज़ल करम से सियासी हल्कों में बहुत अच्छी पहचान रखते हैं। बाकी बल्दियात के मामले में आपने मुझसे बात की है कि हमने एक अच्छा टर्नओवर गुजारा। मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि हमने अच्छा टर्नओवर गुजारा, लेकिन हम अपने टर्नओवर से मुतमिन नहीं हैं। हमें जो हम ख्वाब लेकर आए थे लोगों की खिदमत के, वो हमें पूरे करने नहीं दिए गए। हमें ये टर्नओवर मुकम्मल करने नहीं दिया। हमें टोटल इन्होंने 22-23 माह काम करने दिया और बाकी रुकावटें डालते रहे। लेकिन हमने उस महदूद वसाइल में, महदूद टाइम में जो खिदमत अपने इलाके की कर सकते थे वो की, क्योंकि हम लोग आए इसीलिए थे। हमारा आने का मकसद यही था कि अपने इलाकों की खिदमत करें, अटक सिटी के लिए काम करें, क्योंकि अटक सिटी एक तारीखी शहर है। इसका मकाम, इसका वजूद पाकिस्तान में बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ बड़े अरसे से मैं समझ रहा था कि सिटी में हम लोग कोई काम खास नहीं कर सक रहे थे। मैं एक मिशन लेकर आया था, क्योंकि मैं बेसिकली किसी सियासी ख़ानदान से तल्लुक़ नहीं रखता हूँ। मैं आया हूँ फील्ड में, लेकिन मैं एक जज्बा लेकर आया था। मैंने उस जज्बे को मद्देनजर रखते हुए कि एक जज्बा था कि हमने लोगों की खिदमत करनी है। मैं अपनी महरूमियत, अपने इलाके की महरूमियत देख रहा था कि यार यहाँ क्या हो रहा है। उस जज्बे से मैं आया और उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी और लोगों ने मेरे अच्छे कामों का एतराफ़ किया। इस पर मुझे बड़ी खुशी है। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर हमें रब ने मौका दिया, आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में हमारे पर आवाम ने एतमाद किया, तो हम जो बाकी ख्वाब हैं वो मुकम्मल करेंगे और इंशाअल्लाह अपने इलाके की, अपनी सिटी की बेहतर खिदमत करने के साथ आएंगे। हाँ जी शेख साहब, बड़ी एक तफसील से आपने गुफ्तगू
गुफ्तगू की और आवाम को बताया कि वो किस तरह आप आए, क्या सिलसिला था, क्या जज्बा लेके आए। अब चूंकि साथ साथ मेरे सवाल आपसे चलते रहेंगे, लेकिन मेरे साथ जो इस वक्त मेरे भाई बैठे हुए हैं, सदर अंजुमन ताजरान अटक, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब जनाब राशिद रहमान साहब, इनसे गुफ्तगू करते हैं। राशिद साहब, जो आप इस वक्त पूरे अटक में भी और पंजाब में भी बड़ी अच्छी नुमाइंदगी कर रहे हैं सर, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। लेकिन सर, एक आवाम के जो कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि जो ताजर हजरात हैं, ताजर हजरात ये कर रहे हैं कि महंगाई यानी खुद साख्ता जिसको हम कहते हैं वो कर रहे हैं। अब ओवरऑल देखें आप, जिसमें अशियाए ज़रूरी है, सब्जी भी है, किराने का है, बाकी सामान है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो अगर 5 रुपए महंगी होती है तो दुकानदार उसको 20 रुपए शो करके बेच रहे होते हैं। ये वजह क्या है? सबसे पहले मैं नाविक न्यूज़ और इसकी टीम और हाजी मुमताज साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। और शेख निसार साहब बहुत काबिल एहतराम हैं और इन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर बहुत अच्छा किरदार अदा किया और मैं इनका थैंकफुल हूँ कि इन्होंने मास्टर रशीद रहमान साहब का भी जिक्र किया। और मैं हाजी साहब आपके सवाल के जवाब से पहले शेख निसार साहब की बात करना चाहूँगा। शेख नासिर साहब ने बीइंग ए चेयरमैन बहुत अच्छा रोल प्ले किया। जिस वक्त वो आए तो उस वक्त शायद बल्दिया में मुलाजमों के लिए तनख्वाह के पैसे भी ना थे, लेकिन वो जो उन्होंने रोल अदा किया उसमें वाहिद एक ही शख्स, एक ही वजह थी और वो थी शेख निसार। अगर शेख निसार साहब अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करते तो शायद शेख नासिर साहब के लिए एक कदम चलना भी मुमकिन ना होता, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई और उस गर्दाब से निकाला। और जिस तरह निसार साहब ने कहा कि अगर उनको एक भरपूर टाइम मिलता और पूरा मौका मिलता तो शायद इससे बेहतर नताइज होते। तो दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला इस टीम को लाए और शेख साहब आए और इससे बेहतर नताइज शहर वाले को मिले और वो इंतज़ार में रहेंगे और इंशाल्लाह ये आएंगे। जहाँ तक रहा आपके सवाल का जवाब भाई साहब प्रॉपर, वो ये है कि ताजिर महंगाई नहीं करते। आप कहेंगे ये किस तरह बात होगी? आपने एक सवाल में 3-4 सवाल, मैं अलग-अलग आपको हर सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, ये तो पहली बात ये होता नहीं है कि 5 रुपए चीज़ महंगी हो और उसको 10 रुपए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सिर पर बैठी हुई है और प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो हर तरफ से अपनी वर्किंग करके आती है, ताजरान अपनी वर्किंग करते हैं, कंज्यूमर बॉडी साथ बैठी होती है और उसके बाद रेट फिक्स होते हैं। और शायद वो 5 रुपए भी नफ़ा नहीं होता जो आम आदमी की सोच में होता है कि ये शायद 5 की जगह 10 लेंगे। हाँ, आज से 40-50 साल पहले आप अगर बात करते तो शायद मैं मान लेता। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त शहर में 2 दुकानें थी, कोई कंपटीशन नहीं था और उसमें मनमानी के रेट भी हो सकते थे, सारी चीज़ें हो सकती थी। लेकिन आज के दौर में इतना कंपटीशन है कि उसने अपनी दुकान का किराया, बिजली के बिल, मुलाजमों की तनख्वाहें देनी है। वो कहती है मेरी सेल हो, नफ़ा कम हो, सेल ज़्यादा हो। यानी 1 लाख का सौदा बिकता है, वो कहता है मेरा अगर 10 लाख का बिक जाए और 1000 रुपये मुझे 500 रुपये 1 लाख में मिल जाए तब भी वो इनफ है। हालांकि ऐसा है नहीं, बट मतलब ताजरों को ये होता है इतनी बड़ी सेल होती नहीं है, लेकिन अगर हो तो वो इस चीज़ पर भी एग्री है। और जो होल सेलर है वो इसी पैटर्न पर चलते हैं कि अगर उनकी 10 लाख की सेल है, उनको अगर 8-10 हज़ार भी बच गया तो वो कहते हैं हमारे चले एक्सपेंस निकल गए। दूसरा, आपने एक सवाल किया सब्जी फ्रूट के हवाले से। सब्जी फ्रूट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास मतलब जाहिर है DMG ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन में इससे ज़्यादा ज़हीन और काबिल ये आपके मुल्क के करीम है। इसी तरह आपके पॉलिटिशियंस, इसी तरह और दीगर अफसरान तो या पढ़े लिखे लोग जो पाकिस्तान की पढ़ी लिखी आबादी है बेहतर तौर पर जानते हैं कि हमारे पास स्टोरेज की प्रोविजन नहीं है।
सब्जी फ्रूट यानी पेरिशेबल आइटम। पेरिशेबल आइटम में 3 प्रोविजंस हैं हमारे पास। एक, हम पोटैटो को स्टोर कर सकते हैं, देन सेकंड हम एप्पल को स्टोर करते हैं, थर्ड जो है वो बहुत कम टाइम के लिए ऑरेंज किया जा सकता है, जिसकी जगह पर मुख्तलिफ जगह पर इसकी प्रोविजन मौजूद है। बट इसके अलावा कोई ऐसी आइटम नहीं है कि आप टमाटर को, भिंडी को, धनिए को, पुदीने को, तोरी को, कद्दू को या किसी आम को या खुबानी को या अंगूर को किसी जगह पर स्टोर कर सकें। जब आप इसको स्टोर नहीं कर सकते तो आप इसकी फर्जी और आरजी कीमत भी नहीं बना सकते। इसे तो हमारे हिसाब में जो एक पंजाबी में अखाड़ है, जिम्मेदार कहता है हत्ता नल छिक दिलता नल तिक। तो उसके अंदर शाम को हर रेडी वाले और सब्जी वाले की भी यही कोशिश होती है, इसी तरह मंडी वाले की, इसी तरह जिम्मेदार की, कि वो चाहता है कि मैं इन चीजों से जान छुड़ाऊं। हाँ, वजह क्या है? वजह ये है कि जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो शायद उसके पास वो कुव्वत नहीं है, या उसके पास वो स्टाफ नहीं है, या वो करना नहीं चाहता। क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पर ये डाटा नहीं मौजूद कि पर पर्सन हमारा प्याज का, आलू का, टमाटर का या दालों का या किस चीज का कितना खर्चा है। अगर वो ये बताएं कि भाई पर पर्सन जो है एक साल में एक बंदा 2 मन टमाटर इस्तेमाल करता है या 2 मन आलू इस्तेमाल करता है, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, तो आप उसको 22 करोड़ को कन्वर्ट करके आप जो आपके पास जो जरी जमीन जहाँ पर काश्त हो रही है तो उसको डिवाइड कर लेते हैं और एक आप एक्सपेक्टेड क्रॉप जो है वो अपने पास कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें इतने 1000 टन चाहिए, तो हमारा ऑलमोस्ट इतना आ जाएगा जो अपनी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा एक्सेस करके। तो जब वो एक्सेस करके आप उसको करेंगे तो आपकी हैव टू हैव उतनी क्वांटिटी जरूर आ जाएगी जो आपकी आवाम को दरकार है, जबकि ऐसा हो नहीं रहा और ये एक आम जिम्मेदार या आदमी नहीं कर सकता। अब जिस वक्त एक साल रेट अगर आलू का तेज आ गया और गोभी का डाउन हो गया, तो जिन जिम्मेदारों ने गोभी काश्त की थी उन्होंने छोड़ दिया उसको काश्त करना। उन्होंने कहा 5 रुपए किलो में, 10 रुपए किलो में हमारे अखराजात नहीं पूरे हो रहे। उन्होंने अगले साल आलू काश्त कर दिया। अब उस साल में आलू डाउन हो गया और गोभी अप हो गई। तो इसका आई थिंक एग्रीकल्चर वालों के पास प्रॉपर सोल्यूशन है। थर्ड जो है दालों का, चनों का 1998 में मोर देन 80% फूड स्टफ आपका कंट्री खुद पैदा कर रहा था। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आप मोर देन 80% इम्पोर्ट कर रहे हैं। आपके कनाडा से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, डिफरेंट कंट्रीज से आपका सफेद चना, तमाम दालें आती हैं जिनके रेट्स पोर्ट पर रसीदों की सूरत में भी मौजूद है, इम्पोर्टर की सूरत में भी उनके पास, गवर्नमेंट के पास मौजूद है। और जिस वक्त वो होलसेलर के पास आता है तब भी उन्हें पता होता है, और जब रिटेलर के पास जाता है तब भी एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है। इसलिए ताजिर गैर जरूरी मुनाफा नहीं ले सकता। एक चीज राशिद साहब आपने जो बताई है जी, कि जैसे महकमा ज़राअत का जैसे आपने जिक्र किया, अब महकमा ज़राअत मुझे नहीं समझ आ रही। जैसे आपने कहा वो जब मंडी में आते हैं सुबह, फिर आपने कहा कि कंज्यूमर भी वहाँ पे होता है, कंज्यूमर की मौजूदगी में वहाँ पे ये सारे रेट्स वगैरह या इंतजामिया की जो भी शख्सियात होती है वहाँ पे, अब जब वो रेट तय कर रही होती है वहाँ पे एक चीज जो है ना वो काबिल जिक्र है, 1 नंबर और 2 नंबर की चीज, यानी एक चीज अच्छी है, एक चीज थोड़ी उससे कम अच्छी है। तो ये रेट उन्होंने मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये इंतजामिया जब मंडी में आड़ती चीज बेच रहा होता है उस वक्त वहां पे आड़ती को क्यों नहीं कहती कि 1 नंबर और 2 नंबर चीज बनाए, जबकि जो एक दुकानदार या एक रेडी वाला जब बेच रहा होता है वहां पे आके वो 1-2 नंबर तलाश कर रहे होते हैं, रेट्स अलग होते हैं। अब ज्यादा उसको महंगी मिलेगी, उसमें खराब चीजें होंगी तो उसने महंगा बेचना है। ये कुछ चीजें मेरी समझ से बाहर है। कंज्यूमर का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आज तक मुझे नहीं पता कि उसमें प्राइस कंट्रोल कमेटी के में जो कंज्यूमर है वो है कोई नहीं। आपने अच्छा सवाल किया। मैंने कंज्यूमर का जो कंज्यूमर बॉडी की जो बात की थी वो जो दालें और जो किराना आइटम्स है उनके हवाले से की। सब्जी मंडी के हवाले से तो पूरा एक स्टाफ आता है जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जिसमें रेवेन्यू के अफसरान में से कोई एक मौजूद होते हैं, वो
और जो एक सब्जी फ्रूट के बेचने वाले जो रेडियो पे या दुकानदार हैं वो लोग मौजूद होते हैं। आपका असल सवाल ये है कि आड़ती को जिस मंडी में माल बिक रहा है वहां पर क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता। अब ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि मेरा इस फील्ड से लिंक है। आड़ती की कोई ताकत या जुर्रत नहीं है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है उस समय। अगर कंट्रोल होता उसका तो जो जिस दिन टमाटर 20 रुपए किलो बिक रहा होता है उस दिन वो उसको 200 रुपए किलो क्यों नहीं बिक पाता है। अगर उसका कंट्रोल होता तो जिस दिन प्याज 15 रुपए किलो बिक रहा होता है उस दिन वो उसको 100 रुपए पर क्यों नहीं लेकर आता। अगर उसका कंट्रोल होता तो वो गोभी जिस दिन 5 रुपए किलो और 10 रुपए की 3 किलो बेच रही होती है या 30 रुपए की 3 किलो, तो उस वक्त वो उसको 300 पे या 250 पे क्यों नहीं लेकर जाता। जो मैंने आपसे बात की है, आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसे नहीं पता, कतई नहीं पता कि हमारी पर पर्सन क्या रिक्वायरमेंट है। रशीद साहब, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो बिल्कुल इस वक्त नायल है। मैं तो अपने लफ्जों में, जो सादे लफ्जों में कहूँगा, वो बिल्कुल नायल है। उनको पता ही कुछ नहीं है कि अवाम ने खाना क्या है। वो सिर्फ तनख्वाहों के लिए बैठे हुए हैं। जगह उनके पास मौजूद है, वहाँ पे वो जो एक उनके प्रोजेक्ट होते हैं सब्जी के लिए, गोभी के लिए, आलू के लिए, प्याज के लिए, वो कुछ भी नहीं यहाँ पे हो रहे। हमारे अटक में आप देखें, जमीन जो उनके पास पड़ी हुई है क्या है वहाँ पे, सिवाय गंदम के बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वो भी इसलिए कि उसका जो भूसा होता है, कुछ अफसरान अपनी भैंसों के लिए ले जाते हैं, कुछ को बेच देते हैं, कुछ को क्या करते हैं। अब ये जिली गवर्नमेंट का काम है कि कंज्यूमर को क्यों नहीं रखते। जब कंज्यूमर वो वहां बैठा होगा, कंज्यूमर को पता है कि आज मैंने चीज 10 रुपए की खरीदी है और अगले दिन वो 20 रुपए या 25 रुपए की क्यों है, वो वहां पे शोर डालेगा, वो रेट का करेगा, इंतजामिया से कहेगा, आड़ती से लड़ेगा, जो वहां पे जो लेके आते हैं वो उसको व्यापारी हैं, व्यापारी जिसको, वो फिर ये सारी चीजें तब हल होंगी। कंज्यूमर है ही नहीं, इंतजामिया मन माने रेट लगाती है, आप आड़ती हजरात होते हैं और इंतजामिया होती है, एग्रीकल्चर का बंदा आके वो एक बिल्कुल डेमी सा बैठ जाता है, पता ही कुछ नहीं होता। वहाँ पे वो कहते हैं ये रेट है, उसने कहा जी हाँ जी ये रेट है, बस साइन करके निकल जाते। देखिए, इसमें एक मैं आपके सवाल से थोड़ा हट के डिटेल में जाना चाहूँगा और वो ज़रूरी है, शायद उसमें आपको अपने सवाल का शायद जवाब भी मिल जाए। आपकी मुल्क की अंदाज़न जो आबादी है वो 22 करोड़। अब इस 22 करोड़ आबादी के अंदर अगर आप ताजरान की जो खाने पीने की अशिया की खरीदो फरोख्त का जिनसे ताल्लुक है वो 25 से 30 लाख होगा। टोटल ताजिर ऑलमोस्ट हमारा 70-75 लाख है। FPR के डाटे में 40-45 लाख है, बट हमारी आल पाकिस्तान अंजुम ताजरान में 75 लाख के करीब है, जिसके अंदर गारमेंट्स भी है, जिसके अंदर टायर शॉप्स भी है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी, डिफरेंट ट्रेड्स आ जाती है। बट ग्रॉसरी के हवाले से 25-30 लाख से शायद ज्यादा नहीं हो सकता। अब ये बात आ जाती है शेख निसार साहब पे। ये अब एक मतलब है, ठीक है, छोटे लेवल के पॉलिटिशियन है, ये जाहिर है कि नर्सरी है, एक नर्सरी है और इस नर्सरी से ही ये जितने भी असेंबलियों में बैठे हैं लोग, वो इस नर्सरी से ही निकल कर गए हैं। आज भी जो हमारे मतलब MP या MNA हजरात हैं वो पहले काउंसलर बने हैं, उसके बाद वो फिर आगे जाके MPA बने, फिर मिनिस्टर बने, MNA बने। तो ये जिस वक्त पार्टी इनकी, जब पार्टी वादे करती है, एक मैनिफेस्टो देती है अपना कि हमने ये करना है, हमने इस तरह नीचे लेकर आनी है, ये कर देंगे, 50 रुपए की चीज को 40 पे कर देंगे, 30 पे कर देंगे, 35 पे कर देंगे। अब जिस वक्त वो उस मुकाम पर पहुंच जाती है, चाहे वो 20 साल बाद पहुंचे, 10 साल बाद पहुंचे, 15 साल बाद पहुंचे, पहुंचने के बाद जिस वक्त वो वहां से बैठ कर देखते हैं तो जो बातें मैंने आपसे की, आप यकीन करें कि उन्हें इससे भी बेहतर शक्ल में नजर आ रही होती है कि यार नीचे तो कुछ भी नहीं है, वो महंगाई तो नहीं इन्होंने की। अब उसको जो बाकी आपकी 22 करोड़ आवाम है उसमें से अगर उस 30 लाख ताजिर को निकाल दें आप, तो पीछे 21 करोड़ 70 लाख रह जाती है। तो उसको मुतमईन करने के लिए उस आवाम को ये कह दिया जाता है, ये मलबा डाल दिया जाता है कि ताजिर चोर है, ताजिर महंगाई कर रहा है, ताजिर टैक्स नहीं दे रहा। आप मुझे ये बताएं
कि 30 लाख बंदा या 70 लाख बंदा टैक्स दे देगा और उसमें से आप FPR का डाटा देख लेंगे कितने दे भी रहे हैं, तो उसके बाद फिर जो बाकी लोग हैं क्या वो टैक्स से फ्री हैं? लेकिन वो पॉलिटिशियन जो है जो हाई लेवल पे वो अपना तमाम मलबा इन ताजरात पर फेंक कर 21 करोड़ 70 लाख अवाम से कंफर्टेबल आजाद। एक चीज का जिक्र राशिद साहब आपने नहीं किया कि मंडी के अंदर कंज्यूमर जो है वो क्यों नहीं रखा जाता? देखिए, मंडी के अंदर कंज्यूमर को रखना चाहिए, मैं आपकी इस बात से मुतमईन हूँ और होना चाहिए, मुझे उस पर एतराज नहीं है। लेकिन जो टीम काम कर रही है, आप यकीन करें कि उन पर पॉलिटिशियंस का इतना प्रेशर होता है कि मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है कि एक चीज रेडीबान को पड़ रही है 50 रुपए और उसका रेट उसको दिया जा रहा है 45, सिर्फ इस वजह से कि जिला चकवाल ने जो है उसका 46 दे दिया है, तो अटक जो है वो 45 पे होगा तो वो जिले में नीचे आएगा, अदरवाइज सेक्रेटरी कहेगा। इसमें वजह वही आती है, जब 1 और 2 नंबर चीज को अलग नहीं करेंगे तो रेट बांध तो बेचता रहेगा। उसने तो 50 लेके 45 किस तरह बेचेगा? यहाँ पर भी लगा। देखिए भाई साहब, जैसे अभी हमारा FPR से और इन चीजों से टैक्सेस के हवाले से बात चल रही है ना कि एक प्रोडक्ट जिस फैक्ट्री से निकल रही है उस फैक्ट्री पर जाकर आप कर लें। देखिए, एक बाग से जिस वक्त माल निकलता है तो वो 40 मंडियों में जाता है, 50 मंडियों में जाता है। आप उन 50 मंडियों को या उन 50 दुकानदारों को कैसे कंट्रोल करेंगे? आप उस एक बाग को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। वहां पर आप ग्रेडिंग के लिए गवर्नमेंट लेवल पे एक सिस्टम बना देना कि उस बाग से या उस खेत से जो है वो ग्रेडिंग होगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी। मैं शेख साहब से पूछता हूँ क्योंकि इस वक्त ये हुकूमत PTI की है, MNA MPA भी PTI के हमारे यहाँ के। मेरे ख्याल में कि यहाँ इस वक्त जो महंगाई का शेख साहब दौर है, शेख साहब जैसे राशिद साहब ने कहा कि हुकूमत का काम है, हुकूमत को करना चाहिए, हुकूमत नहीं कर रही, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रही, आवाम मर रही है। अब 2 दिन पहले जेलम के अंदर एक माँ ने अपनी 3 बच्चियों को ज़बह कर दिया, मार दिया भूख के हाथों। मुझे नहीं समझ आ रही आपकी हुकूमत क्या कर रही है, आवाम मर रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आप फिर वही बात करते हैं, एक ही बात होती है, घबराना नहीं। ये क्या वजह? भाई साहब, बात यह है कि आप सिर्फ हुकूमत को तनकीद कर रहे हैं, महंगाई है। ये मैंने आज से कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी इतराफ़ किया था कि इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम ऐसे कहे, हम उसको डिफाइन करें, नहीं महंगाई है, लेकिन ये महंगाई की मिकदार उस हद तक नहीं है जितना आप प्रोपेगेंडा करते हैं। देखिए, आज कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले पेट्रोल की कीमत कम हुई तो आपके अखबारों में, आपके मीडिया में जरा सी सुर्खियां सब थोड़ी सी बिल्कुल ऐसी था, 5 रुपए कम किए और आज देखिए कि वो यकम जो नया साल है, नए साल में एक बम और गिरा दिया, वो 4 रुपए कुछ 80-85 पैसे महंगा, समथिंग वही 5 रुपए जो कम किया था वही महंगा कर दिया। आप मुझे जवाब दे रहे हैं ना। देखिए, तो यही मैं यही समझाना चाह रहा हूँ जो आप समझ गए हैं कि आज 5 रुपए हमने कम किया था, अगर 4 रुपए बढ़ा दिया है तो उसको इन्होंने सेट सुर्खी बनाकर पेश किया है। हम महंगाई का प्रोपेगेंडा ज्यादा कर रहे हैं। हम महंगाई ठीक है लेकिन उस हद तक नहीं जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। क्योंकि ये मैं आपको थोड़ी सी मेरी स्टडी है इस मामले में। ये अयूब साहब के टाइम पर भी इन्होंने यही महंगाई का एक शोशा लेकर आया था सामने, जो उन्हें क्या क्या कहा और एक अच्छा लीडर हमसे महरूम हो गया। लेकिन आज भी ये एक अच्छा लीडर सामने उस वक्त चंद पैसे 4 आने अगर कोई चीज बढ़ती थी, हम सड़कों पे आती थी, रोला डालती थी। अब तो अवाम ने रोला डालना, पता है कि ये जितनी हुकूमतें गुजर गई हैं, चाहे वो महंगाई है, आप है, महंगाई दिन ब दिन कर रहे हैं, IMF से कर्जे ले रहे हैं, धड़ाधड़ ले रहे हैं, जहाँ किधर रहे हैं, एक MNA एक MPA के एक गाड़ी आगे एक पीछे होती है और उसमें 10-10 मुलाजिम बैठे होते हैं। अब वो एक ही बंदा अगर एक ही गाड़ी में एक ही गार्ड फ्रंट सीट पे बैठा दिया जाए तो क्या इससे पहले वो MNA या MP ऐसे नहीं बैठते थे बाजार में? प्रोटोकॉल लेना जरूरी है। ये खर्चे हमारे ऊपर, आवाम के ऊपर ना डालें। ये इन चीजों पे मैं खुद भी ये कहता हूँ कि ये हकीकत है, ये नहीं होना चाहिए। हमारा अपना मुल्क है, हमारे अपने लोग हैं, हम किन से डरते हैं? हम ये प्रोटोकॉल क्यों लेते हैं? अपनी
मतलब हिफाजत को इतना जरूरी क्यों समझते हैं, हमें आवाम की हिफाजत करनी चाहिए, ये मैं इस पर एग्री हूँ। लेकिन जहाँ तक महंगाई का आप कह रहे हैं, महंगाई इस टाइम पर पूरी दुनिया में महंगाई का आया हुआ है और वो उस महंगाई की वजह से पाकिस्तान के ऊपर भी असर पड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मैं समझता हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ ज्यादा बढ़ता है, लेकिन नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि असर पड़ा है, लेकिन हुकूमत की प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन हमारी हुकूमत इस वक्त जो काम कर रही है ना, वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में किसी शख्स ने, किसी भी लीडर ने आज तक डायरेक्ट आवाम की खिदमत नहीं की। इसने अभी हेल्थ कार्ड जो पंजाब के हर बंदे को 20 तक मिल जाएगा, उसमें 10 लाख रुपए की अमाउंट है, 10 लाख रुपए की। आप अपनी मर्जी से अपना इलाज करा सकते हैं। सबसे बड़ा मसला यही है कि गरीब के घर में जब कोई बीमारी आ जाती है वो बेचारा सोचता रहता है। हमारे सिविल हॉस्पिटल में जाते थे, यहाँ वो मार कर रहती पिंडी ले जाए, पिंडी में जाते थे फोत हो जाता था। हमारे अस्पतालों में गवर्नमेंट पैसे देती थी, लेकिन वो पैसे इस्तेमाल में नहीं आते थे। आप उसने बड़ा अच्छा काम किया, आप अपनी मर्जी से इलाज कराएं। आपको ये अमाउंट और ये अमाउंट बिला तफरीक, कोई सिफारिश नहीं, कोई आपको तल्लकात निभाने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास होंगे, आप अपना इलाज करा सकेंगे। ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ है। सेकंड, अभी नया, मैं 2-3 दिन पहले जिला कौंसिल में बैठा हुआ था, 57-71 पे आप अपना आईडी कार्ड सेंड करें, 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक बगैर सूद के रोजाना को लोन मिलेगा, जो अपने कारोबार कर सके, अपने मामला चला सके। ये किसने किया है? आगे तो होता था, कोई आती थी स्कीमें तो सिफारिशें, तलब, ये GMPA का बंदा है, ये MLA का बंदा है, हरगिज नहीं। आज आपने खुद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करना है और वो नादरा से सारा आपका डेटा लेकर बुलाकर प्रोग्राम, जब आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा आपको कॉल करेंगे, जनाब आए ले। ये मैं समझता हूँ ये हकीकत है हमारे मुल्क को। मैं खान साहब ये नहीं कि फुल हमायत कर रहा हूँ, खान साहब की बहुत सारी प्लानिंग इस मुल्क के लिए बहुत अच्छी है, स्वाय एक महंगाई पे कंट्रोल ना करना। महंगाई को उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। ये महंगाई उन्हें सराज में ये कहते हैं कि हमने टिकट गलत दिए थे, हमारी आपस की लड़ाई थी, हरगिज नहीं। मैं ये बिल्कुल खुदा से कहता हूँ, महंगाई की वजह से लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया है वहां पर, आप खुदारा उससे मद्देनजर रखते हुए आप महंगाई पे कंट्रोल करें, जो आम आदमी तक पहुंच सके और आम आदमी को सहूलत मिल सके। क्योंकि आप लोगों ने जॉब्स में जो मुलाजमीन हैं उनकी पे इस हद तक नहीं बढ़ाई जिस तरह महंगाई की परसेंटेज बढ़ी। ये ठीक है, ये सारे है इफेक्ट है, इसमें हम इनकारी नहीं करते, लेकिन जो अच्छे काम है आप उनको भी उजागर करें ना, कि जो अच्छे काम हो रहे हैं। मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, हेल्थ कार्ड अच्छी बात है, किसी गरीब को या किसी भी शहरी को मिलना अप्रिशिएट करना चाहिए, हम कर रहे हैं। लेकिन शेख साहब, एक बंदा भूख से मर रहा है, मैं तो वो रोना बोल रहा हूँ, बंदा भूख से मर रहा है, वो हॉस्पिटल में जाएगा, हॉस्पिटल में वो 10 लाख छोड़ के 20 लाख के भी सेहत कार्ड होता, वो उस वक्त ही खत्म हो जाते वहां पे। फिर जब वो खत्म हो जाएगा, फिर घर आएगा, फिर खाने के लिए कुछ नहीं होगा, फिर उसने मरना है। महंगाई जब होगी ना, आपकी सेहत होगी ना, तो आप अपने सेहत कैसी होगी, रोजगार के मसाइल कैसी होगी। 800 रुपया बंदा कमा रहा है, 4 बच्चे हैं उसके, 2 बंदे खुद हैं, 6 बंदे हैं। वो आप देख लें, आज आटा कहाँ पे चला गया, चीनी कहाँ चली गई, दालें कहाँ चली गई, घी कहाँ पे चला गया। यानी कोई चीज़ आप ले लें, कोई चीज़ भी ले लें, बिल्कुल उस शख्स के उस 800 रुपये दिहाड़ीदार के आप जाके पूछे, जिसकी एक दिहाड़ी लगती है वो 6 दिन नहीं होते, वो क्या हालात होते हैं। शेख साहब, ये आप देख रहे हैं, अब सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस करने का मकसद मेरा ये कि एक गरीब आदमी, आप सेहत कार्ड की बड़ी अच्छी बात की, आपने होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता नहीं होना चाहिए, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि हर बंदा को 10 लाख रुपए बीमार होकर हॉस्पिटल में जाके लेट जाए। अब उसके बच्चे घर में भूखे मरते रहें, उसने अपने बच्चों के लिए क्या करना है, वो कमा के लेके जाएगा तो अपने बच्चों को खिलाएगा। वो तो हॉस्पिटल में चला गया, हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा रहा है, लेकिन घर में बच्चे भूखे मरने हैं, शेख साहब, उनका क्या करेंगे? मैं आपको बड़ा मकबूल सा आसान जवाब देता हूँ कि मजदूर की दिहाड़ी ठीक है कि 700 रुपये है। आज के इस दौर में 700 में गुजारा करना मुश्किल काम है, लेकिन
मजदूर की सेहत होगी, वो रोज़ रोज़गार पे जाएगा तो अपना मामला ठीक कर लेगा। और हुकूमत के 4 पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं। नंबर 1 हेल्थ, सेकंड एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर और रोज़गार। अब हमारी हुकूमत इन पे काम कर रही है, ये नहीं कि काम नहीं कर रही, काम वो बड़े अच्छे अंदाज में कर रही है। महंगाई का असर पूरी दुनिया में एक है, बैनुल-अक़वामी सतह पे महंगाई है, महंगाई को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, अपनी सतह पे जो मामलात हैं वो हल करें। मैं ये कहता हूँ कि हमारी ज़राए आमदन बढ़नी चाहिए। आप कोई ऐसे मामलात करें कि लोगों की ज़राए आमदन बढ़े। आप बजाय कि इम्पोर्ट करने की चीज़ें एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। आप इंडस्ट्रियल जोन बनाएं, हमारे मामलात चलें, हमारे लोगों को रोजगार मिले, ठीक है। लेकिन आप देखें, चीनी जो है हमारे मुल्क में गन्ना वाफर मिकदार में होता है। अब जहाँ जिस वक्त चीनी की ज़रूरत है, स्टॉक क्यों नहीं करते? गवर्नमेंट स्टॉक क्यों नहीं करती? चीनी का सिकंडर आप देख लें, चीनी का सिकंडर आया, इन्होंने एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट करने कुछ भी नहीं रखा, सब के सब बेच दी, फिर वही चीनी वहाँ से इंपोर्ट करके पाकिस्तान ला रहे हैं। शेख साहब, खुदा का वास्ता है, पीटीआई से लोग तांगे मर रहे हैं, MLA MP सोए में हैं, उन्होंने कुछ नहीं करना यहाँ पे। वो सिर्फ बातें करेंगे, जलसों में भी बातें करते हैं, महंगाई हो गई है, ये हो गया। अब महंगाई सबको पता है, मर भी रहे हैं लोग, ये भी उनको पता है, लेकिन इसका सलूशन क्या है वो आप क्यों नहीं निकाल रहे? आपके MNAs या MPAs पूरे पाकिस्तान में है ना, वो क्यों नहीं हल करते? हाँ, नहीं तो कर रहे हैं ना। देखिए, इस पे काम हमारी असम्बली में हो रहा है। आप हमारी असम्बली में सिर्फ आप अटक की मिसाल ले लें। अटक का MNA PTI का टिकट होल्डर, लेकिन जहाँ PTI ने गलत काम किया उसने एहतजाज किया, उसने रोका, और वो प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल आल-ऐलान अवाम की बेहतरी की बातें करता रहा। ये हमारी पार्टी में भी बड़ी जमहूरियत है कि वो ये तनकीद बर्दाश्त भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। ये कोई मसला नहीं कि MPA MNA बात नहीं कर रहे। महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग भी की जा रही है, और मुझे उम्मीद है अपने तौर पे कि जो आ गया नया साल शुरू हो गया, इंशाअल्लाह ताला इसमें हमारी महंगाई पे कंट्रोल होगा और लोगों के मामला बेहतर तरीके से हल करेंगे हम लोग और आगे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको 70 साल का बिगड़ा हुआ मुल्क आप कहें जनाब 3 साल में ठीक हो जाए, ये नहीं है, मुमकिन नहीं है। लेकिन खान साहब की अगर आप नीयत पे देखें, उनकी नीयत बिल्कुल साफ है। वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान दुनिया की बैनुल-अक़वामी जो अच्छे बड़े मुल्क हैं, जिनका नाम है, जिनका इस पे मैशत पे होल्ड है जिनका, ठीक है, अमेरिका बरतानिया जैसे मुल्कों में, वो इन सबों में लाकर खड़ा करने चाहते हैं और उसके लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, हमारे जो मामला बिगड़े हुए थे, हमारी मैशत गिरी हुई थी, हम कर्जों में डूबे हुए थे। आज हमें अगर आप मेरी मिसाल सुन लें, मेरी बात सुन लें, पहले बात साहब, हमने मजीद डूबना है कर्जों में। आप जो चीज होती है वो बाहर भेज देते हैं, बाहर से फिर वही चीज मंगवा के सस्ती देते हैं, महंगी लाते हैं, सस्ती दे रहे हैं, महंगी लाते हैं। इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे साहब? आप मिसालें अमेरिका की देते हैं, यूरोप की देते हैं। यूरोप में तो ऐसे काम मैंने नहीं देखे ना। यहाँ पे तो सारे जो उल्टे काम है वो पीटीआई की इस वक्त जो जमात है बरसरे इक़्तिदार वो कर रही है, अपने बंदों को क्यों नहीं रोक रही? ये देखिए, आप बिल्कुल मतलब गलत ट्रैक पे है। मैं आपको क्या कहूँ, हमने पूछने कल हमने वोट दिया है, हमने पूछने आप गलत ट्रैक तो नहीं है, ये तो बिल्कुल सही ट्रैक है। ट्रैक इसलिए सही है कि कंटेनर पे इमरान खान साहब ने कहा था वो उनके पास ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया में मिसाल बनेंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ठीक कहा था। वजीर खजाना कितने बदलाए, उनके पास एक बंदा ठीक नहीं। वो आप वापडा में देखें, वहां पे कितने बदलाए। पेट्रोलियम में देखें, वहां इधर से उठाया इधर लगाया, दफा से उठाया इधर लगा दिया। शेख साहब इनके पास टीम ही नहीं है। इमरान खान मुखलिस है तो हम उस मुखलिसी को हम चूपे क्या करें? हम हमें ये बताएं। देखिए, वो तजर्बात नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी जो जहाँ पर वो कमी देखता है वो उससे दूर करने की कोशिश करता है। उसने देखा कि हमारा जो है ये वजीर ठीक काम नहीं कर रहा, हटा दिया, दूसरा ले आया। दूसरा एक सीट एक मिनिस्ट्री से हटा के दूसरे पे बैठा दिया, इसका बेड़ा गर्क कर दिया, अब इसका भी कर।
आपके मुल्क पे बेसिकली होते ही है, आप भी यही कर रहे हैं। ये जो मियां साहब की हुकूमत रही है ना 30 साल, 1 साल 2 साल 30 साल 70 साल से निकले खुदारा निकले। आप इस 4 साल का सा हो रहा है, इस 4 साल में आपने डिलीवर क्या किया वो बताएं। तजारत की हर चीज पे अपना होल्ड बनाया हुआ है, आपने सब कुछ अपने घर लेके हैं। क्या वो सरिये की इंडस्ट्री है, क्या वो सीमेंट की इंडस्ट्री है, क्या वो पोल्ट्री फार्म है, क्या वो चीनी है। यही मिनिस्टर बैठे हैं, यही एमएनए है, यही एमपी है। वो किस तरह कंट्रोल करेंगे शेख साहब? आप देखें ना, कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं शेख साहब, कैसे? मुझे कोई एक चीज बता दें उनकी कंट्रोल करने की। अगर कर रहे हैं तो बता दें आप। नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, आप देखें ना, एक चीज बताएं ना मुझे, कोई उन्होंने कंट्रोल की है? बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। हमारी जो है नैब है, इसने कितने पैसे रिकवर किए हैं, किसने किए रिकवर? ताकतवर को कोई हाथ नहीं डालता है। लेकिन शेख साहब आपकी इत्तला के लिए ये पहली हुकूमत है जिसने ताकतवर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। नैब ने अगर 10 अरब रुपए इकट्ठे किए तो उनसे आपने पूछा कि इसके ऊपर आपने खर्च कितने किए? 50 अरब रुपए तो खर्च करके 10 अरब वसूल कर रहे हैं। क्यों? अवाम का पैसा नहीं है, अवाम के टैक्सों का पैसा नहीं है, गरीब का पैसा नहीं है। हुकूमत क्या कर रही है शेख साहब? वो दिखा रहे हैं 10 अरब हमने वसूल कर लिए, लेकिन उसके ऊपर जो अखराजात है वो क्यों नहीं बताते? नहीं, ये तो आप गलत कमेंट्स दे रहे हैं। वसूलियां जो किया हुकूमत के खजाने में जमा कराई हैं। के खजाने से ज्यादा निकला भी तो है। जब इमरान खान आया तो आपका मुल्क दिवालिया हो चुका था तकरीबन। इस शख्स ने आके अपनी एक्टिविटीज दिखाई और दुनिया के सामने आया, दुनिया इसके चेहरे को जानती है, इसने फिर मुल्क को आगे लेकर आया। वरना आज ये अगर ना आता, मैं समझता हूँ जो हालात थे मुल्क हमारा बहुत दूर जा चुका होता। मसलन शेख साहब दूर की बात तो आप दूर गए हैं, उस वक्त नहीं, दूर आप गए हैं 4 सालों में गए। आप सिर्फ एक ही आपके पास इशू है कि महंगाई है। हाँ, ये इशू गरीब का है ना, हम गरीब लोगों की बात करते हैं, गरीब का वोट लेके आते हैं, गरीब को ही मारते हैं। क्यों? हर दौर में ऐसा हुआ है। आपने भट्टो साहब के साथ भी यही सलूक किया, आपने अयूब साहब के साथ। आपके पास आसान इशू यही होता है, आवाम है, क्योंकि हमारी जो तलीमी शरह है वो तकरीबन 16% है, और 16% में क्या करें वो? शेख साहब बिल्कुल मैं आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि मेरे भाई राशिद रहमान साहब बैठे हुए, इनको भी टाइम देना है, इनसे भी पूछना है। राशिद साहब, एक तो आपने पूरा एक सिस्टम जो बनाया जहाँ पे बड़ा अच्छा चला रहे हैं, अंजुमन ताजरान को भी चला रहे हैं, साथ ही पंजाब लेवल पे, मरकजी लेवल पे भी आप पूरा एक सिस्टम को देख रहे हैं। ओवरऑल आपने देखा होगा कि जहाँ भी जितने भी इस वक्त देख लें, कंज्यूमर किसी कमेटी में, प्राइस कंट्रोल कमेटी आप देखें, कंज्यूमर नहीं है, सियासी बंदा, ये मेजर साहब की पार्टी का इसको रख लें, ये बुखारी साहब का बंदा है इसको रख लें, ये पीपल्स पार्टी का बंदा है इसको रख लें, ये जमात इस्लामी का बंदा है इसको। इस इशू से हम बाहर क्यों नहीं निकलते? हमें समझ नहीं आई कि हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा, बड़े अच्छे हैं, दरवेश हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अटक में आके देखें कि वही सियासी लोग, वही पार्टियों के लोग, वही कंज्यूमर बन के भी बैठे हुए हैं, वही नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे कंज्यूमर को रिलीफ किस तरह मिलेगा? राशिद साहब देखिए भाई साहब, आपको ये बहुत खूबसूरत सवाल है। और एक गवर्नमेंट जो आती है लाइक पीटीआई, नून लीग, लाइक क्यू लीग, तो उनका एक अपना मैनिफेस्टो होता है, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए वो अपने रैप्स जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रखते हैं। वो कंज्यूमर पार्टी से जो रिलेटेड है वो उनके रैप्स हैं, उस गवर्नमेंट ने अपने रैप्स के जरिए उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। और जब इम्प्लीमेंट करवाना है तो उससे कोई ना कोई बंदा तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपना इन करेंगे, और वो आई थिंक कि जो एक आम आदमी है उससे ज़्यादा फाइट करते हैं उस चीज़ पर, और वो वर्किंग करके आते हैं कि भाई फैसलाबाद में ये चीज़ इस रेट पर मिल रही है और इस पर इतनी कैरेज पड़ेगी, और देन ये अटक पहुँच कर इस हिसाब में आएगी और पिंडी इस हिसाब में आएगी। तो उस पर आई थिंक कि वो जो पार्टीज़ के लोग हैं वो एज ए कंज्यूमर, मेरे ख्याल में आई साहब, मेरी ज़ाती राय है, आपका अपना अंदाज़ है, अपना ख्याल है, तो वो ठीक है। लेकिन इसमें जो बात कोई भी नहीं समझ पा रहा या समझते हैं और इग्नोर कर रहे हैं शायद, मतलब हम इस तरफ क्यों नहीं आते कि हम
अपनी ज़रूरी अजनास को बढ़ाएं, अपनी काश्त को बढ़ाएं और अपने मुल्क में फीकस आमदनी को बढ़ाएं। मतलब फीकस आमदनी जिस वक्त तक नहीं बढ़ेगी, ये आपकी महंगाई का शोर कभी भी कम नहीं होगा। शेख रज़ा साहब ने भी बातें की, आप भी कर रहे थे और बड़े जज्बाती अंदाज में, आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा अंदाज है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बहुत फेवर करते हैं अवाम की। हमेशा देखा है आपको हर फोरम में कि आपने अपनी अवाम की नुमाइंदगी भी की और उनके लिए लड़े भी और गुस्सा भी किया, और इसीलिए आपका अंदाज भी थोड़ा सा ऐसा जज्बाती सा है। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में जब तक आप फीकस आमदनी को बढ़ाने की तरफ नहीं आएंगे, जो कि शायद शेख रज़ा साहब की गवर्नमेंट ने भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दी कि हम फीकस आमदनी किस तरीके से बढ़ाएं। मतलब अगर मियाँ साहब ने 15,000 रखा हुआ था तो इन्होंने कहा 20,000 का। भाई अब एक मकान का किराया जो है वो 25,000 है मुनासिब से मकान का। मैं किसी बंगले की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो हो जी कि उसमें पोर्च भी होगा तो गाड़ियाँ भी खड़ी होंगी। मुनासिब सा कोई मकान एक रिहाइश के लिए, एक फैमिली हो जिसके 2-4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, तो उनके लिए 25,000 तो किराया है 20,000। तो आपने 20,000 किस तरीके से फिक्स कर दिया? मतलब ये मेरा शेख रज़ा साहब की गवर्नमेंट से एक सवाल है। आप बात करते हैं रियासत मदीना की, ठीक है, मान लेते हैं इस बात को, तो फिर आप हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के उस दौर में क्यों नहीं जाते जिस दौर में एक सवाल उठा। मैं शायद आपके सवाल से हट के बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये नाजरीन तक पहुँचनी चाहिए। मैं बिल्कुल ऐसे इसीलिए तहम्मुल से सुन रहा था कि ये वो चीज़ें हैं जो पीटीआई को करनी चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में एक मसला उठा। मसला ये उठा कि कम से कम आमदनी एक आदमी की क्या होनी चाहिए। वो आदमी कौन है? वो एक मजदूर है, एक दिहाड़ीदार है, एक तरखान है, एक लोहार है, मतलब कोई एक आम आदमी, उसकी कम से कम आमदनी क्या होनी चाहिए। ये मैंने CPDI के उसमें भी बात की थी, तो उसमें मजलिस आमला बैठ गई। मजलिस आमला ने बहुत गौर व गौस के बाद चंद दिनों के बाद एक नतीजे पर पहुंचे, और वो नतीजा आज 1450 साल से जायद गुजरने के बाद भी मुझे ये नजर आ रहा है कि वो परफेक्ट थे। और आई थिंक कि ये क़यामत उनका ये फार्मूला चलता रहेगा। जब मैं ये बात आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे वाकई ये बात परफेक्ट है। तो वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने और उनकी जो उस वक्त की मौजूदा टीम थी, उन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि सिक्का राइजुल वक्त बराबर 1 तोला सोने की कीमत कम से कम आमदनी एक शख्स की होनी चाहिए। आज अगर सिक्का राइजुल वक्त 1 तोले सोने की कीमत 1,25,000 या 26,000 या 24,000 है हाजी साहब, तो अगर वो ये गवर्नमेंट कर दे तो फिर उसके बाद ये पेट्रोल 150 के बजाय 200 का बेचे, दालें 200 के बजाय 300 की बेचे, एक आम आदमी आराम से जिंदगी गुजारेगा। रियासत मदीना का एक ही फार्मूला ये पूरा कर दे, बाकी कुछ ना करे। बिल्कुल जी, ये एक बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन चूंकि मैं सवालात का सिलसिला ऐसा था कि जो ओवरऑल ताजरों की तरफ से खुद साख्ता महंगाई है और जो होल सेलर हैं वो अपनी जगह पे, इसको आप क्या समझते हैं कि किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? मेरी जो सोच है या मेरा एक नज़रिया है, जब तक पार्टियों से हट के कि जनाब ये पीटीआई के बड़े क्लोज हैं, इनको वहाँ पे बैठा दें, कमेटी में बैठा दें, ये तो प्राइस कंट्रोल कमेटी में बैठ के उन्होंने तो वही करना है जो पार्टी की हिदायत होंगी। आम आदमी, गरीब आदमी, जब तक वहाँ न्यूट्रल आदमी नहीं बैठेगा उस वक़्त तक हमारी आवाम को चीज़ें महंगी मिलती रहेंगी और हम खरीदने पे मजबूर रहेंगे। देखिए बात ये है कि भाई साहब, इसमें तो ये अंडरस्टैंड करने की बात है कि पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो पे जब अमल करवाना है तो उसने अपना रैप रखना है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तो हर जगह जा नहीं सकते, जाहिर है उन्होंने तहसीलों में, शहरों में
ज़िलों में, सूबे में अपने रैप्स भेजते हैं और उनका जैसा जैसा लेवल होगा उस तरह की वो कमेटी बनाते हैं। हर गवर्नमेंट आती है, अपनी कमेटी बनाती है, एजुकेशन की कमेटी बनाती है, एग्रीकल्चर की बनाती है, रेवेन्यू में बनाती है, सोशल वर्क की बनाती हैं, उसके फिर वज़ीर भी होते हैं, फिर वो वज़ीरों के साथ इंटैक्ट भी होती हैं वो कमेटियाँ। तो वो तो देखें एक सिलसिला है। जहाँ तक स्मॉल स्केल की बात है, स्मॉल स्केल में कुछ ऐसा नहीं हो रहा। आज आप चीनी इंपोर्ट की बात कर रहे थे, तो चीनी इंपोर्ट तो फिर मियाँ साहब की अजीजिया मिल से मुझे पता लगा वहाँ से आई है, तो फिर एक क्लैश भी चल रहा है, तो फिर वहाँ से क्यों आ गई है? मतलब मुझे तो नहीं समझ आ रही। मसला ये है कि आपके पास आपको जो बैनुल अक़वामी तौर पर जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये बात है कि बैनुल अक़वामी तौर पर एक जंग होती है। आप इसको स्मॉल स्केल पर अगर आप ये देख लें कि कोई 4 भाई हैं, उनके बच्चे हैं, कजन्स हैं, उनकी भी एक रेस लगी हुई है। एक के पास सुजुकी FX है तो दूसरा कहता है मैं मतलब मेहरान ले आऊँ, तो वो कहता है मैं क्रोला ले आऊँ, वो कहता है मैं GLI होंडा रख लूँ, तीसरा और किसी चौथा पे चला जाता है। तो ये रेस दुनिया में भी मुल्कों की लगी हुई है। हमें इस चीज़ पर गौर करना है कि जो दुनिया हमारे साथ सियासत कर रही है या दुनिया के जो मुल्क हमें गिराना चाहते हैं। अब जहाँ तक आपने सवाल किया कि आम ताजिर देखें, वो एक थोड़ा अगर माश की दाल का लाता है तो वो उसके पास 1 महीने में बिकता है। कौन आजकल दालें खा रहा है? सब लोग चिकन की तरफ भाग रहे हैं, इधर की तरफ भाग रहे हैं। आप किसी घर में चले जाएं, बच्चे सब्जी और दाल कहते हैं नहीं जी असी ने नहीं खाना, असी ने चिकन खाना है। तो वो चिकन क्या है, वो 45 दिन का जो पैरों पे नहीं चल सकता, तो वो गौ क्या पैरों पे चलेगी जो वो खा खा के बड़ी हो रही है। तो वो एक अगर ये चीनी इंपोर्ट हो रही है या वीट इंपोर्ट हो रही है या और फूड आइटम्स दालें और चना जो इंपोर्ट हो रहा है, वो जिस स्केल पर हो रहा है उस स्केल से अगर उसको नीचे लाया जाए तो आम रिटेलर को भी नीचे मिलेगा और आम जो उसका कंज्यूमर है उसको भी नीचे मिलेगा। लेकिन अगर आप उस स्केल पर से नीचे नहीं लाएंगे तो मेरी ताकत नहीं है कि मैं अपनी परचून की दुकान पर उसको घाटे में बेच सकूं। बहसीयत सदर अंजुमन ताजरान इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब, आपकी राय में कि ये जो पार्टी के लोग जो बैठे हुए हैं कमेटियों में, इनकी जगह पे अगर खुद कंज्यूमर बैठा हो तो इस बारे में आप क्या कहेंगे हमारी हुकूमत को और अवामी नुमाइंदों को? देखिए, हमारे लिए तो जो अगर कंज्यूमर बैठा होगा तो हम तो कंफर्टेबल रहेंगे। हाजी साहब, पार्टी के लोग तो लड़ते हैं वो अपने मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए कि भाई इसको आप 210 पे नहीं 200 पर लेकर आए या 190 पर लेकर आए। तो जो आम कंज्यूमर होगा उसका भी यही आई थिंक पोजीशन आएगी। लेकिन जाहिर है कि आपकी एक अच्छी सोच है। मैं ये चाहूँगा ये मैसेज देना आपकी इस बात पर कि एक जो है चले पार्टियों का आता है तो एक सिविलियन में से भी आना चाहिए, ताकि ये है कि एक पार्टियों का भी रहे और जो एक आम आदमी है उनका भी एक एक तहसील से रैप आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपकी सजेशन ठीक है इसमें। मैं इंशाल्लाह मज़ीद कुछ सवालात हैं मेरे ज़हन में, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। शेख साहब, जैसे राशिद साहब से भी मैंने कहा कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और जो इस वक्त सब्ज़ी और फ्रूट मंडी के अंदर जो एक कमेटी है जो रोज़ाना की बुनियाद पे रेट तय करती है, उसमें हमारे जो सियासी वो जिसको कहते हैं कि दूसरे लफ्ज़ों में कोऑर्डिनेटर बना देते हैं जनाब, कोऑर्डिनेटर वो कोऑर्डिनेटर बंद करें और एक जो अवाम है वहाँ पे उसको बैठाए। उसको पता हो कि आज मुझे 200 रुपये किलो टमाटर थे मार्केट से मिले हैं, तो बाहर अगर 205 के या 10 के मिल रहे हैं तो वो उनका हक बनता है। लेकिन यहाँ पे वो कोऑर्डिनेटर ये करते हैं कि अंदर ही अंदर वो सारा एक मामला तय किए होते हैं, उसी के मुताबिक चल रहे होते हैं। आप इस वक्त ये काम जो होना चाहिए था इस पर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? आप कोऑर्डिनेटर की बात तो कर रहे हैं। मुझे भाई मेरा ये बताएं, ये कोऑर्डिनेटर कौन है? ये अवाम नहीं है? जो सियासी नुमाइंदे होते हैं वो बेसिकली अवाम की ताकत से आते हैं, अवाम के लिए आते हैं, इसकी बेहतरी के लिए आते हैं। वो बड़ी ज़बरदस्त राशिद साहब ने बात की कि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर खुद तो जगह जगह पर आके दे नहीं सकता, वो उसने अपने जो राइट ये होते हैं उन्हीं के ज़रिए अपने मामला चलाने होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो हम कोऑर्डिनेटर बनाते हैं सियासतदान अपने वो बेसिकली वो अवामी नुमाइंदे होते हैं। वो बड़ी वहाँ पर बहस होती है, बड़े मामला होते हैं,
फिर आगे रेट चलते हैं। राशिद साहब ने शुरू में बात बड़ी ज़बरदस्त कर दी थी आपको कि हमें खेत पे कंट्रोल करना है, मंडी पे आने के बाद हम बात करते हैं, नहीं हमें वहाँ पर कंट्रोल करना है। आगे मंडी में आए वहाँ पर रेट मामला खुद ठीक आ जाएंगे। और राशिद साहब ने जो इतना माटो इतना अच्छा दिया कि तो हुकूमत को राग करना चाहिए फ़ौरन। हज़रत उमर फारूक के दौर के जो मामला थे वो ज़बरदस्त बड़ी जामिया बातें की हैं इन्होंने, हमें उसे अडाप्ट करना चाहिए। मैं समझता हूँ उन्हीं पर हमें अमल करने से हमने बेहतरी की तरफ जाना है और हमें ये इस पर ज़रूर गौर व फिक्र करना चाहिए। आप कोऑर्डिनेटर की बात कर रहे हैं कि सियासी लोग जो वोट देने वाला है, शेख साहब जो वोट देने वाला है, मैं वोट देने वाले की बात कर रहा हूँ, जब वो किसी का चुनाव करता है, किसी भी पार्टी का करता है, मैं एक का नहीं कहता, किसी भी पार्टी का वो करता है, अब वो सियासी शऊर रखता है, उसके अंदर अक्ल होती है, वो खाना खाता है, वो सब बातें समझता है, उसमें ये जो कोऑर्डिनेटर है ये क्यों नहीं खत्म करते? कोऑर्डिनेटर की जगह वहां उनको क्यों नहीं बैठाते? उनमें शऊर नहीं है? वोट देने की हद तक आपको वो ठीक लगता है, लेकिन वो जो सियासी चंद लोग हैं अपने मफाद की खातर, मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहूंगा, मुझे पता है, मैं सियासतदानों के साथ रह के आया हूं, मुझे हर चीज का पता है। ये वो चीजें हैं कि मैंने 10,000 रुपया एक पार्टी का जलसा कराया, वहां से राशिद साहब आ गए, राशिद साहब ने 50,000 का कराया, उधर से आप आ गए, आपने लाख रुपया लगा दिया, आप अजीज हैं, वो 10,000 वाला वैसे ही बैठा है जैसे मैं बैठा हूँ जनाब, यूं बैठा हूँ, अब मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये क्यों नहीं आप खत्म करते शेख साहब? आपका मकसद जो कहने का है कि जब प्राइस कंट्रोल कमेटी वहां पर अवाम शामिल हो, यही बात है आपकी कहने की? बिल्कुल, मैं वो भी तो अवाम ही होती है ना। अवाम नहीं शेख साहब, ना अवाम नहीं, लफ्ज कोऑर्डिनेटर मुझे बताएं उनका नोटिफिकेशन किधर है? आपने बैठा दिया जी, डीएस को बैठा दिया, एजुकेशन बैठा दिया, म्युनिसिपल कमेटी बैठा दिया, फला जगह, कोई सरकारी तौर पे मुझे बताएं उनका नोटिफिकेशन। आप बासियत कोऑर्डिनेटर उनको कहते हैं, क्यों? अवाम के अंदर शऊर नहीं है? अवाम नहीं देख रही? अवाम समझती नहीं है? जो वोटर है वहां क्यों नहीं बैठाते आप? मैंने अपने एक इजलास में, बल्दिया के एक इजलास में बाकायदा बाज़ाब्ता एक करारदाद लाया था, जिसमें मैंने ये कहा था, जनाब जब मंडी में हम रेट देते हैं, हमें उनके नुमाइंदे, यानी रेडी वालों का, जो फ्रूट वाला का एक नुमाइंदा हो, एक सब्जी वालों का नुमाइंदा हो, ये सब वहाँ बैठे हो, इनसे हम कोऑर्डिनेशन करके फिर रेट दें। और इसके लिए उस टाइम पर डीसी साहब ने कहा भी ठीक है, लेकिन बाद में उन्हें इग्नोर कर दिया गया। मैं ये कहता हूँ बिल्कुल होना चाहिए कि हम जो वहाँ को सहूलतें दे सकते हैं वो होनी चाहिए, और जो हमारा ये जो काम करने वाले रेडीबान हैं या मतलब छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, इन्हें एतमाद में देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल कहता हूँ, हमें रेट देते वक्त आपको मैं वहाँ बैठा दूँ, आप क्या बताएंगे क्या रेट है, मैंने क्या खरीदा है, क्या बेचा है? ये जो बेचारा रोज बेचता है उसको पता है। अब देखिए बाद में ऐसा भी हुआ है, मंडी में एक चीज़ का रेट मिला जी 100 रुपीज़, 100 रुपये किलो, ठीक है, और जबकि वो बेचारे की जो बेचने वाला है उसकी परचेजिंग में वो 110 आ रहा है, वो 10 रुपये नुकसान करने के लिए मार्केट में जरिया है। शेख साहब मैं उसी तरफ आ रहा था, मेरा पहला सवाल ही यही था कि 1 नंबर और 2 नंबर में जब फर्क नहीं रखेंगे तो ये फिर वही आप वाली बात आ जाएगी कि वो बेचारा नुकसान करता रहेगा, गरीब पिसता रहेगा, बड़े जो है वो जितने भी हैं, चाहे वो MLA, MPA, मिनिस्टर, बड़े बड़े जो हैं वो सनतकार, वो सारे अपनी अय्याशियाँ मारते रहेंगे, पैसा बनाते रहेंगे, आवाम मरती रहेगी, सेहत कार्ड लेके हिलाती रहेगी, अस्पताल में जाते रहेंगे, बच्चे घर में भूखे मरते रहेंगे। ये हल नहीं है शेख साहब। आप हाल बताएं हम फिर आपको हल मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी पार्टियों को जितने इस वक्त आपने कोऑर्डिनेटर बनाए हुए, इनका कोई सरकारी तौर पे कुछ नहीं, वो जाके धूस इतनी जमाते हैं, मैं अपनी आंखों से देखा है मैंने। भाई साहब मैं जनाब ये काम करें, इसका सलूशन इन्हें बताना चाहूंगा। मैं सर इनको बता रहा हूँ, ये करते हैं बिल्कुल, अगर आप ज्यादा बेहतर समझेंगे तो इसका शेख साहब बेहतरीन हल है कि आप सिवाय अद्वियात या ज़रूरी वो अशिया जो अशिया स्पेशल अफराद के लिए, माजूर अफराद के लिए यूज़ होती हैं, उनके अलावा हर किस्म की इंपोर्ट को बंद कर दें। आज आप एक मामूली सी नाड़ा डालने के लिए, जिसे हम नाड़ा पानी कहते हैं,
वो भी आप चाइना से मंगा रहे हैं। आप इस दफ्तर के अंदर जिसमें बैठे ये इंटरव्यू दे रहे हैं, इसके अंदर भी बेशुमार चीज़ें इम्पोर्टेड लगी हैं। हमारे जिस्मों पे जो कपड़े पड़े हैं और जो जूते पहने हैं उसमें भी इम्पोर्टेड है। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को बंद कर दें तो कल को आपकी फीकस आमदनी भी बढ़ जाएगी, आपके मुल्क की चीज़ें सस्ती भी हो जाएंगी, आपके इदारे भी मजबूत हो जाएंगे, आपकी आवाम फैसिलिटेट भी होगी। आप बाहर से लाकर चीज़, जैसे हाजी साहब ने बताया कि आप 123 रुपए की चीनी की खरीदारी करते हैं और आप 90 रुपए में देते हैं और उसका बोझ आप अपनी गवर्नमेंट के ऊपर ले रहे हैं, तो आपने अपनी गवर्नमेंट के ऊपर क्यों लिया? आप यहाँ के शुगर मिल वाले को 110 की क्यों नहीं बेचने दे रहे? अगर वो 110 की 115 की बेच देता तो आपका जिम्मेदार भी मजबूत हो जाता, आपका वो मिल ऑनर भी मजबूत होता, आपको उससे टैक्स भी मिलता, आपको जिम्मेदार से भी टैक्स मिलता, आपको गवर्नमेंट के खजाने से वो 33 रुपए देने भी ना पड़ते। तो सबसे पहले आप इम्पोर्टेड अशिया को बंद करके मां सिवाय अद्वियात या स्पेशल अफराद के लिए जो चीज़ें आती हैं, अपना अनाज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को एक्टिव करें। वो आपके जो रिक्वायरमेंट है कंट्री की, सब्जियात की, फ्रूट की, अनाज की, वो पूरी करें। जो आपकी कॉटन इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, आप इंडस्ट्री को प्रमोट करें। घरेलू सनतें छोटी छोटी उनको प्रमोट करें, तो उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें बनेंगी, उनका रोज़गार बनेगा, आपकी बेरोज़गारी ख़त्म होगी, मुल्क से फीकस आमदनी बढ़ जाएगी, लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ जाएगी, आपका मुल्क खुशहाल हो जाएगा। लेकिन राशिद साहब क्यों करें क्यों? मुझे सिर्फ ये बता दें, आप ये करें क्यों? इसलिए कि जब वो एक MNA एक MPA 10 से 15 करोड़ लगा के इलेक्शन लड़ के आता है, वो अवाम के मफाद के लिए नहीं आता। वो आता है 15 करोड़ लगाया तो उसने कम से कम 75 करोड़ उसका माइंड बना होता है कि मैंने ये कमाना है। वो कमाने का एक जरिया है, इधर से माल उधर भेजा, उधर से फिर वापस आया, वो कर्जा लिया, कर्जे में भी हड़प हो रहे हैं। अभी शेख साहब ने कहा जी का बड़ा वो दिवालिया हुआ था पाकिस्तान जब इमरान खान ने संभाला। ठीक है, हम मानते हैं होगा दिवालिया, ये नहीं कहते, लेकिन अब कहाँ पे खुशहाल है? अब उससे ज्यादा कर्जा चढ़ के अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, मर रही है। कोई उसका मेरा ख्याल में मदावा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि वो गरीब है, वो दिहाड़ीदार है, वो मजदूर है, वो एक आम वोटर है, उसके पास पैसा नहीं है। पैसे वाला तो पैसा बना रहा है हुकूमत में बैठ के। आप देख लें सनतकारों को, राशिद साहब आप भी इस बात की तारीफ शायद करते हैं या नहीं करते, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप जितने देख लें सनतकार जितने भी हैं, MNA MPAs मिनिस्टर हैं, वो कैसे चाहते हैं कि हम पैसा ना कमाएं। हुकूमत में आने का मकसद मासवाई उनके पैसे की और कुछ नहीं होता। हम कहते हैं आए पैसा कमाएं, तो ऐसा पैसा जरूर कमाएं, लेकिन बाहसियत इंसान खुदा के लिए इन गरीबों का भी सोचें। मैं तो ऐसा इस पे ये कहना चाहूँगा कि बेशक पैसा कमाएं, लेकिन ये इम्पोर्ट छोड़ दें। जब इम्पोर्ट आप करते हैं तो आप डॉलर्स में पेमेंट करते हैं और आपकी रुपये की वैल्यू नीचे आ जाती है। लेकिन आप अब जब अपने मुल्क में पैसा अगर कमाएंगे भी तो वो आपके मुल्क के अंदर ही रहेगा। मतलब मैं अगर फर्ज करें या आप एक सनतकार हैं या मैं सनतकार हूँ, अगर मैंने ज़्यादा पैसा कमा लिया तो मैं अपने मुल्क की ही अशिया खरीद कर उस बंदे को फैसिलिटेट करूँगा जिसके पास पैसे कम थे। अगर उसका टमाटर 200 रुपये पे चला गया तो मुझे कोई हर्ज नहीं होगा, मैं जाके लूँगा, तो वो फैसिलिटेट होगा फार्मर। राशिद साहब मासवाई चंद खानदानों के जो सनतकार हैं उनको जो बेनिफिट मिल रहे हैं, बाकी आप ओवरऑल देखें यहाँ से लोग अपनी सनतें उठा के दूसरे मुल्कों में जाते हैं। वो तो वजह क्यों है? वजह यही है कि मासवाई एक मखसूस टोला अपने मुफाद उठा रहे हैं, जबकि वो जो मुखलिस लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे आवाम के लिए हम वो काम करें, वो उनके लिए जो एक रिलीफ दे सकते हैं आवाम को वो दें। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे उनको बिजली के कनेक्शन के लिए करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं किसी खूह खाते में। मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, खूह खाते में जो जाते हैं। अब वो फिर उसके बाद वो हर साल जब उनकी पैदावार है, जो जेन्युइन पैदावार है, जेन्युइन पैदावार को भी वो टेढ़े अंदाज से उनको तंग किया जाता है। फिर वो जाके वहाँ से
अपना वो बोरिया बिस्तरा गोल करके दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, वहाँ पे उनको सहूलियात मिल रही है। लेकिन इन 4 सालों में PTI की हुकूमत ने मासवाए गरीब को मारने के, जो उनका मोटो था कि ये हम गरीब किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो वाकई बिल्कुल इमरान खान साहब सही कहते थे कि गरीब मर ही जाएगा, रहेगा ही नहीं। तो बिल्कुल आपके ये अल्फाज बिल्कुल ठीक है शेख साहब। जाते जाते आखिर में हमारे सियासतदानों के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, क्योंकि हम भी बासियत पाकिस्तानी कह सकते हैं कि हमारी, लेकिन चूँकि PTI की गवर्नमेंट है, आप डिफेंड कर रहे हैं अपनी हुकूमत को, क्या पैगाम? अच्छा, मैं जाते जाते बिल्कुल ये वाज़ह कर दूँ, आपने ये कहा कि इलेक्शन इतना महंगा हो गया, एक कैमरे बनने के लिए 10 करोड़ रुपये लगा के वो मार्केट में आता है, तो पहले वो अपने मामला हल करता है। ये इलेक्शन महंगा किसने किया है? ये आपके मीडिया ने महंगा किया है। आज देखिए शरीफ वज़ीर आज़म पंजाब में बैठा हुआ है ना, सिर्फ उसकी गलती ये है, उसने मीडिया वालों को कुछ नहीं दिया, उसने बंद कर दिए सारे मामला, क्लोज कर दिए। आज मीडिया उसको डिग्रेड करता है, उसके मामला को उजागर ही नहीं करता है, हालांकि वो बहुत अच्छे काम कर रहा है पंजाब के लिए। ये आप लोगों ने महंगा किया साहब। मैं चूँकि वाइंड अप कर रहा था, टाइम हमारा बिल्कुल ख़त्म था। मीडिया ने नहीं किया, मीडिया ने नहीं किया, मैं बार बार ये लफ्ज़ कहूँगा, अगर मीडिया ने किया होता तो आज आपकी गवर्नमेंट यहाँ पे ना बनी होती। हमारी गवर्नमेंट ने जब बनी उस वक्त हमारे जो मीडिया के लोग थे इमरान खान की भी कवरेज कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब के नून लीग की भी जो कवरेज थी वो कर रहे थे, पीपल्स पार्टी की भी कर रहे थे, जमात इस्लामी की भी कर रहे थे। आप बताएं, मेरा ख्याल में किसी जगह पे कोई कमी आई नहीं आई। आप मीडिया पे ब्लेम लगा रहे हैं शेख साहब, ये बहुत बड़ा ब्लेम आप लगा रहे हैं, इसका खमाजा आपको भुगतना पड़ेगा और इंशाल्लाह चंद दिनों में आप देखेंगे कि होता क्या। अब मैं एक बात सिर्फ आपको जल्दी जल्दी बता दूं, आज दुनिया इस मुकाम पे आ गई है। आज चाइना दुनिया की सुपर पावर बन चुका है। अब मैं ये कहता हूँ इस मामले से फायदा उठाते हुए, अब जो दुनिया में खरीदारी डॉलर से होती है, इसे बंद किया जाए। अब वो सुपर ताकत मुकाबले में दूसरी आ गई है, अब हमें दूसरी तरफ देखना होगा। आप जब हम डॉलर की खरीदारी बंद करेंगे, आप देखेंगे डॉलर 60 रुपये पे आ जाएगा। क्यों? लास्ट कमेंट्स राशिद रहमान साहब। देखिए, मैं लेट 80s से बात ये करता हूँ कि इधर 2 रुपये किलो का प्लास्टिक पड़ा है, इधर 5 रुपये किलो का लोहा पड़ा है, इधर 2 करोड़ रुपए इन द फॉर्म ऑफ मशीन पड़ा हुआ है। जब ये 2 रुपये और 5 रुपये किलो की चीज़ इस 2 करोड़ से गिरकर इस साइड पर आती है, तो ये 20,000 और 30,000 रुपये kg पहुँच जाती है। वो करोला कार की सूरत में, FX की सूरत में, लेदर प्रोडक्ट्स की सूरत में, दीगर सूरत में, हम वो चीज़ खुद क्यों नहीं बनाते? वो 2 करोड़ हम बीच में इन द फॉर्म ऑफ मशीन रख कर खुद क्यों नहीं लेते? हम वो 10 से 20,000 और 50,000 और 1 लाख रुपए किलो के हिसाब से BMW, मर्सिडीज, करोला, GLI, होंडा और प्रोडक्ट्स की सूरत में क्यों लेते हैं? तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें अपनी सनत को फ़रोग़ देना चाहिए, हमें अपनी एग्रीकल्चर को सबसे पहले, फूड को, क्योंकि खुराक एक ऐसी चीज़ है जिस दिन इंसान स्टक हो जाए तो वो अपनी इज्जत भी महफूज नहीं रख सकता। और आप पुराने वक्तों में देख लें कि किले का मुहासरा किया जाता था और खुराक की कमी के बायस वो हथियार बादशाह डाल देता था, वो कहता था अब जो शराइत हैं वो आप हमसे करवा लें। तो आज आप 80% खुराक इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये इम्पोर्ट करना छोड़ दें, अपनी ज़राअत को बढ़ाएं, अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को एक्टिव करें ताकि हम खुद कफील हो जाएं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया राशिद रहमान साहब। नाज़रीन, मेरे दोनों मेहमानों की बातें आपने सुनी। मेरे मेहमानों की मेरी बात से किसी की भी दिल आज़ारी हुई हो तो उसके लिए मेहमानों की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी माजरत ख्वाऊँ। इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। चलते चलते पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।